हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी को। कुलदीप फौजी सीआरपीएफ चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले मैं आपको कुछ बताऊं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि जो ये हमारे साथ हैं, इनका नाम है केतन पटेल। इनका एसएससी जीडी में सिलेक्शन कैसे हुआ था और इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 33 मतलब ली है। तो मतलब इन्होंने कैसे कैसे स्टडी की थी इसके बारे में ये जानकारी देंगे। लेकिन इन्होंने जो है पोस्ट प्रेफरेंस गलत भर दी थी, इसके कारण इन्हें सीआरपीएफ में आना पड़ा। तो थोड़ा इनको दुख भी होता है क्योंकि नंबर इनके अच्छे थे। तो नंबर कितने थे तुम्हारे? 153 नंबर इनके थे 153 और ऑल इंडिया रैंक थी इनकी 33। तो ये आज आपको बताएंगे कैसे कैसे स्टडी करते थे। चलो केतन पटेल। सभी को पहले जय हिंद। तो हमारी स्टडी इंटर पास करते ही मैंने पहले से ही इरादा बना लिया था कि मुझे कंपटीशन लाइन में जाना है। तो इंटर पास करते ही मैंने सीधे बीए झांसी यूनिवर्सिटी बीयू से एडमिशन ले लिया और बीए की पढ़ाई के साथ साथ मैंने कंपटीशन लाइन भी शुरू कर दी। तब उस समय मेरी एज शायद 16 थी, 16 साल की उम्र में मेरी इंटर हो गई थी। उसके बाद मैंने 18 तक 2 साल तक कोचिंग की, सेल्फ स्टडी की और कंपटीशन की तैयारी करता रहा। और उसके बाद मैं दरअसल कर रहा था अपनी तैयारी सीजीएल की कर रहा था। तो सीजीएल की तैयारी कर रहा था, जीडी जानता भी नहीं था क्या होती। बस उसके बाद सीजीएल की तैयारी करते करते इंग्लिश कमजोर होने की वजह से मैं दिल्ली चला गया इंग्लिश के लिए। पर सीजीएल में मेरा प्री हो गया था, क्लियर हो गया था। मेंस एग्जाम होता उससे पहले जीडी की वैकेंसी आ गई, तो मैंने ये भी एग्जाम दे दिया अपनी तैयारी के साथ साथ। बस उस समय जानता नहीं था कि जीडी होती क्या है, तो गलती से प्रेफरेंस कंप्यूटर वाले ने अपने हिसाब से डाल दी और सबसे पहले सीआरपीएफ डाल दी। जानता ही नहीं था कौन सी प्रेफरेंस क्या होती है। तो उसी हिसाब से फिर दिल्ली में ही मैं अपनी सेल्फ स्टडी करता था, कोचिंग भी मैथ और इंग्लिश की कोचिंग में सीजीएल की तैयारी कर रहा था। मतलब आप अगर ऊपर लेवल वाली तैयारी करते हैं ना, तो नीचे वाले लेवल की आपकी तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाती है। अगर आप सीजीएल की कर रहे हैं तो जीडी, सीएचएसएल, एमटीएस की आपकी ऑटोमेटिकली तैयारी हो जाती है। तो मैं प्रॉपर सीजीएल की तैयारी कर रहा था। पर जब जीडी का मेरा फॉर्म डला, मैंने उसके सेट लगाना शुरू किया। लगभग पहले सेट लगाने से पहले मैंने अपनी मैथ, रीजनिंग, हिंदी वाला पोर्शन और जीके जीएस लगभग 5 से 6 बार पूरा कंप्लीट कर लिया था। मतलब आप समझ ही रहे होंगे सीजीएल में मैथ कैसी आती है। तो सीजीएल में अगर 100% टफ आती है ना, तो आप जीडी में समझे 25%। मतलब सीजीएल का हाई लेवल होता है और जीडी का तो आप 25% समझिए सीजीएल के लगभग। तो उस हिसाब से मैथ, रीजनिंग मेरी अच्छी हो गई थी। मतलब इस हिसाब से सीजीएल में अच्छे नंबर आते थे तो जीडी में ऑफिशियल अच्छे नंबर आने ही थे। तो लगभग मैंने अपनी तैयारी करते करते लगभग 4 से 5 बार मैथ बुक, किरण वाली मैथ बुक और रीजनिंग की आलोक सर की, और जीके जीएस में आपको पता ही है लूसेंट है और हिंदी में भी लूसेंट। बस ये सारी किताबें मैंने 4 से 5 बार निपटाई थी। और जब मेरा एग्जाम होने से पहले अब प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम देने से पहले आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप अपना सिलेबस निपटाइए। जैसे ही आपका अगर लगता है कि सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आप उसके बाद तुरंत मॉक देना स्टार्ट कीजिए। चाहे आप ऑनलाइन दीजिए, ऑफलाइन दीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉक दें। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होना तो आप मॉक दीजिए, क्योंकि तो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है मॉक देना। अगर आप जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट मिलेगा। तो मैंने सीजीएल के सेट पेपर बहुत सारे लगाए। उसके साथ साथ जब जीडी का मेरा फॉर्म डला तो मैंने इसके सेट पेपर लगाना भी शुरू कर दिया। आप विश्वास ना करेंगे, मैं दिन में 3 बार एक सेट पेपर, मतलब 3 बार लगाता था सेट पेपर और तीनों बार उसका रिवीजन करता था। अब सेट पेपर में ना सबसे बड़ी कम गलती करते हैं सारे बंदे, वो ये है कि सेट पेपर तो लगा लेते हैं पर उसका एनालिसिस कोई नहीं करता है। और अगर आप एनालिसिस नहीं करते हैं तो आपको पता कैसे चलेगा आप क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। तो आप पहले मॉक लगाइए, फिर एनालिसिस कीजिए कि आप क्या गलत कर रहे हैं। जैसे आपने मैथ का कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो फिर आपने यहाँ गलत कर दिया, तो आप वो चैप्टर उठा के पूरा लगा लीजिए।
ताकि अगली बार से सेट पेपर में वो क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन आए उससे रिलेटिव छूटे ना। तो आपका मतलब एक तरह से पोर्शन कंप्लीट होता जाता है और स्ट्रांग बनता जाता है। आपको अगर जीडी में सिलेक्शन चाहिए तो देखिए जीके जीएस सबकी नॉर्मली होती है। अगर किसी के 40 में से 30 आ रहे हैं, 32 आ रहे हैं, तो देखो नॉर्मली है सब कितने ही आते हैं। आप कितना भी पढ़ लीजिए आपका नहीं बनेगा, इसको 40 आउट ऑफ आउट नहीं बनेगा। शायद ही कुछ बंदों के 1-2% बंदों के बनते हैं। तो आप अधिक से अधिक कोशिश कीजिए मैथ आउट ऑफ आउट लाने की, हिंदी आउट ऑफ आउट लाने की, रीजनिंग, क्योंकि ये ऐसे सिलेबस है ना जो आपका सिलेक्शन 100% क्लियर करा देते हैं। और इन्हीं की मदद से मेरा भी हुआ था। मेरे भी मैथ में आउट ऑफ आउट, हिंदी में आउट ऑफ आउट, रीजनिंग में आउट ऑफ आउट, और जीके जीएस में भाई 27-28 के समथिंग स्कोर था। बस मेरी पोस्ट प्रेफरेंस थोड़ी गलत डल गई थी, मुझे पता नहीं था, क्योंकि मेरा फर्स्ट एग्जाम था, क्योंकि मैं जीडी जानता नहीं था, सीजीएल वगैरह दे रहा था ना, तो मैंने ये डाल दिया था। और तैयारी तो फिर आप बस सेट पेपर लगाते रहिए। मेन चीज़ है सेट पेपर। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट होता है ना तो आप मॉक लगाइए, क्योंकि आपकी मॉक ना, आपको मॉक हर तरीके से लगाइए। आप ऑनलाइन लगाइए, क्योंकि आपका एग्जाम ऑनलाइन होना है, ऑनलाइन प्रैक्टिस कीजिए तो आपका टाइम भी बचेगा। और ऑफलाइन भी लगाइए। और सर लोग हैं ना, जैसे सबसे अच्छे सर अपने अंकित भाटिया सर, उनका सेट पेपर आप 100% लगाइए, क्योंकि अगर आप उनके में अगर 160 में 130 नंबर ला रहे हैं ना, सिलेक्शन आपका पक्का है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने कितने सेट पेपर लगाए, 174 सेट पेपर लगाए हैं मैंने, 174 सेट पेपर, जिसमें टेक्स्ट बुक से लगाए हैं, पिछले साल के भी लगाए, इस साल के भी, अंकित भाटिया सर के हर हफ्ते वाले सेट पेपर लगाए हैं। और लगभग मेरी शुरुआत हुई थी सेट पेपर में 160 नंबर में से 95 यानी 95 नंबर से मेरी शुरुआत हुई थी। पहले सेट पेपर में मेरे आए थे 95। फिर एक टाइम ऐसा आ गया था कि मेरे 160 में से 152 नंबर तक आ गए थे। शायद उसी की मदद से जब मेरा एग्जाम हुआ ना तो इतना अच्छा स्कोर आ गया। और बस तैयारी आप सेट पेपर लगाते रहिए, मेन चीज़ है सेट पेपर। अगर आप सेट पेपर सही लगा रहे हैं तो आपकी ऑब्वियसली तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। प्रैक्टिस बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप, मैं ये मत सोचना कि मेरी जीके जीएस कमजोर है, ये कमजोर है, वो कुछ नहीं होता। जीके जीएस आपकी नहीं, मेरी भी कमजोर है, सबकी कमजोर होती है, इस बंदे की भी, कुलदीप भाई की भी, सबकी जीके जीएस कमजोर होती है। जितना टाइम अगर आप 5 से 6 घंटे जीके जीएस पढ़ने में दे रहे हैं ना, तो आप उसका केवल 40%, आप कुछ टाइम 1-2 घंटे एक्स्ट्रा मैथ में दीजिए, मैथ में दीजिए, रीजनिंग में, हिंदी में, क्योंकि ये ना ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपके आउट ऑफ आउट नंबर आ जाएंगे। अगर इनमें आपके आउट ऑफ आउट नंबर आ रहे हैं ना तो सिलेक्शन आपका पक्का है। बाकी आप जब फॉर्म डालते हैं ना तो आप पोस्ट प्रेफरेंस ध्यान दीजिए, क्योंकि ये ना जैसे ऑनलाइन चल रही है इस टाइम, तो कैसे कैसे मतलब ध्यान रखना चाहिए इस बात का? इस बात देख, सबसे पहले तो आप कंप्यूटर, जब आप फॉर्म भरने जाते हैं ना तो कंप्यूटर वाले के पास बैठ जाइए। गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक गलती आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है, जैसे मेरी बदल दी है। मेरे इतने सारे नंबर देना कि एसएसएफ कट ऑफ से भी 4 नंबर ज्यादा थे। मैं दिल्ली में लाइफ टाइम ऐसा करता, क्योंकि एसएसएफ आपको पता ही है कितनी अच्छी जॉब है, और वो छोड़ के मैं सीआरपीएफ में आ गया हूँ, अब यहाँ आ गया हूँ। केवल एक गलती की वजह से मुझे लाइफ टाइम पछताना पड़ेगा कि यार गलती हो गई है। तो केतन भाई, वैसे आप कितने घंटे पढ़ते थे, ये और बताइए। बच्चों को ये पूछते हैं कि मतलब कितने घंटे पढ़ते थे, मतलब पढ़ा जाए, जब पढ़ाई डिपेंड करता है घंटे, या जब टाइम मिले जब पढ़े? अरे भाई देखो, पढ़ाई बोलते ना कि आप 7 से 8 घंटे पढ़ो, वो मैटर ना करता, पर आप जितना पढ़ रहे ना सिंसियरिटी पढ़ो। आप विश्वास न करेंगे, मैंने सब किया, मतलब आप जो ना सोच ना सकते, सारी मक्कारी, घूमना फिरना, पढ़ाई, सब कुछ किया मैंने। पर आप एक चीज ध्यान रखिए, सब टाइम टू टाइम कीजिए, क्योंकि अगर आप टाइम टू टाइम सब कुछ करते हैं ना तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा। देखिए, आप घूमने जा रहे हैं, टाइम से घूमने जाइए। पढ़ रहे हैं तो सिंसियरली पढ़िए। 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे ईमानदारी से पढ़िए, क्योंकि अगर आप 2 घंटे पे जो ईमानदारी से पढ़ोगे ना, वो 7-8 घंटे कवर कर ले जाता है। मेरा भी यही टाइम टेबल था, मैं ओनली टाइम टू टाइम पढ़ता था, मेरा फिक्स टाइम था। मैं अपना टाइम टेबल बना के रखा था, उसी के हिसाब से पढ़ना, उसी के हिसाब से दोस्तों से बात करना, उसी के हिसाब से घूमना। अब दिल्ली में था मैं, तो समझ जाइए आप, घूमने तो मैं बहुत रोज, कम से कम रोज जाता था। कभी कभार कोचिंग के कट मार के भी घूमने जाता था, लेकिन हाँ कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। क्योंकि जैसे संडे आ गया, बंदे बोल लेते संडे है रेस्ट करूंगा ना, ये मत सोचिए। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है ना, रेस्ट भूल जाइए, क्योंकि सब छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आप नहीं समझ सकते हैं, वैल्यू जॉब लगने के बाद बहुत बढ़ जाती है। अगर आपके पास जॉब है तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, इज्जत, पैसा, दौलत, मतलब बहुत कुछ आप सोच नहीं सकते हैं, सब कुछ मिल जाता है इससे।
बहुत बड़ी चीज़ होती है जॉब लगना। और बाकी आप 4 से 5 घंटे दे रहे हैं ना, तो वही बहुत है आपके लिए। तो केतन भाई, जैसे कि आपने इतना कुछ बताया, तो एक क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं आपसे। जैसे कि आपका मतलब घर वालों का क्या सपोर्ट रहा था, आप इसके बारे में भी बताइए। घर वालों का फुल सपोर्ट था। किसी को मुझसे मतलब सबको मतलब एक उम्मीद होती है अपने बच्चों से, होती है ना, तो कि मेरा बच्चा अगर आप उनके नजरों में पड़ रहे हैं ना, तो वो आप पे कभी उंगली नहीं उठाएंगे। आप उनसे जब पैसा मांगोगे जब पैसा देंगे, जो मांगोगे वो देंगे, कोई रोक टोक नहीं। बस घर वाले मांगते हैं केवल एक चीज, केवल घर वालों को आपसे केवल दो उम्मीद होती हैं। एक तो आप कोई उल्टा सीधा काम मत कीजिए, क्योंकि घर वालों को उससे बहुत ठेस पहुंचती है। और दूसरा है आप पढ़ाई करते रहिए। देखिए आप घूमिए फिरिए, खर्चा कीजिए, पैसा खर्चा कीजिए, खाइए, कुछ भी कीजिए, घर वाले इस चीज से कोई कभी परेशान नहीं होते हैं। उन्हें चाहिए केवल दो चीज, एक तो आप उल्टा सीधा काम ना करें, और दूसरा है आप सिंसियरली पढ़ाई करें। उन्हें केवल इतना ही चाहिए। वैसे उनका मेन मोटिव यही होता है कि हमारा बंदा जो लड़का है ना पढ़ लिख के कुछ जॉब करे। सारे घर वालों का, मेरे घर वालों का भी सेम था। उनका केवल, मैं दिल्ली में था, जितना पैसा मांगा सब दिया। मैंने खूब मक्कारी भी की मक्कारी करता था, खाता पीता, बहुत खाने पीने वाला बड़ा शौकीन हूँ। मतलब हफ्ते में 3 बार तो होटल का खाना ही खाता था। मतलब मैं, घर वाले सीधा बोलते हैं आप पढ़ाई कीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। पापा क्या करते हैं आप? मेरे पापा गवर्नमेंट टीचर हैं, और मम्मी? मम्मी हाउस वाइफ हैं। सीधा उनका काम यही है कि आप केवल पढ़ाई कीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। तो जैसे कि पढ़ाई तो देखो हर कोई करता है, तो मतलब कुछ लड़के मतलब बातचीत भी करते हैं, जैसे किसी की जीएफ होती है, तो आपका कुछ था ऐसा इस टाइप से कुछ? अरे भाई सबका होता तो है। कितनी बात करते थे वो भी बताइए थोड़ा। देखिए आप टाइम फिक्स कीजिए। मेरा टाइम फिक्स था। मेरा टाइम जैसे 1 घंटे में दिन में देता था, 1 घंटे रात में देता था। मेरा टाइम फिक्स था, उसको भी बता दिया है। जब लड़की अच्छी हो ना, तो वो भी आपको सपोर्ट करती है। मतलब टाइम फिक्स था, फिक्स टाइम पे वो भी आ जाती थी, फिक्स टाइम पे मेरी बात चलती थी, और फिक्स टाइम पे मैं अपनी पढ़ाई करता था। जब लड़की लॉयल होना, तो वो आपको मतलब पढ़ाई में नुकसान नहीं होने देगी, क्योंकि उसे पता है कि जॉब आपके लिए क्या मायने रखती है। तो मतलब गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड होने से कुछ वो फर्क नहीं पड़ता। बस आप टाइम वेस्ट ना करिए, क्योंकि 1 या 2 घंटे दे रहे नॉर्मली बात है यार। आप 1 या 2 घंटे मतलब दिन में अगर 2 घंटे भी मैथ लगा रहे, 1 घंटे रीजनिंग, 3 हो गया। 1 घंटे अगर आप हिंदी भी पढ़ रहे, 2 घंटे जीके जीएस, गिनती से 5 या 6 घंटे ईमानदारी से पढ़ना है। बाकी आपके पास पूरा टाइम है, आप घूमिए, कुछ भी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस 5 से 6 घंटे ईमानदारी से पढ़िए। और लगभग बंदे बोलते हैं ना गर्लफ्रेंड हो डिस्टरबेंस, कुछ ना होता है ऐसा कुछ। हाँ होता है, लेकिन जिनका पढ़ने में मन ना लगे। अगर आपका पढ़ने में मन लग रहा है ना, तो आप उस मैटर को एक साइड हटा के रखिए। उस टाइम वो बोलते हैं ना, टाइम टू टाइम कीजिए। टाइम पे खेलना, टाइम पे पढ़ना। पढ़ रहे तो पढ़िए, बात कर रहे हैं ना तो बात कीजिए। बस इंटरेस्ट सब जगह करो। मतलब ये ना है कि यार पढ़ाई कर रहे तो ये सारी चीजें छोड़ दो। ये सारी चीजें छोड़ दोगे ना तो लाइफ टाइम बाद में पछताओगे, यार मैंने वो ना किया, ये ना किया। बहुत, मैंने क्रिकेट भी बहुत खेला, घंटों घंटों 2-2, 3-3 घंटे क्रिकेट खेलता था। बस यही है, आप टाइम टू टाइम पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अगर आप टाइम टू टाइम पढ़ाई करेंगे ना, तो आपको कभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, यहाँ से ना वहाँ से वहाँ से। क्योंकि मेंटली फिजिकली हर जगह से फिट होना जरूरी है। इसके लिए आपको पढ़िए, टाइम टू टाइम बात भी कीजिए, टाइम टू टाइम घूमिए, टाइम टू टाइम खाइए। लेकिन ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। तो केतन भाई, जैसे कि आपको भी पता है इस बार जो है 26,000 प्लस वैकेंसी है, तो बच्चों के मन में थोड़ा डर सा है। मतलब ये डर ये है कि मतलब भर्ती कम है, कि हमारा नंबर कैसा आएगा। और कल वैसे जो है वैकेंसी स्टेट वाइज भी शो हुई हैं, जिसमें कि यूपी की ओनली 2,000 के आसपास वैकेंसी हो रही है लगभग। तो इसके बारे में आपको बताइए, जो इनको डर ना लगे, क्योंकि हमारे बार को भी ज़्यादा नहीं थी, 4,000 थी। मतलब उसकी आधी अब के 2,000 प्लस है, उस टाइम पे 4,000 3800 प्लस थी, मतलब 4,000 मान लो। तो इसके बारे में आप बताइए। देखिए वैकेंसी हाँ मैटर करती है। देखो वैकेंसी कम होना तो बंदा डरता है, डरता है क्योंकि वैकेंसी कम है। और यार वैसे अगर आपकी तैयारी सही है ना, तो आपको नहीं डरना चाहिए। आपको शायद सुना हो, झांसी के पास एक जिला पड़ता है ललितपुर जिला, में वहां से बिलोंग करता हूँ। मतलब जिस जिले का आपने नाम भी नहीं सुना होगा शायद। मतलब ऑल इंडिया आप समझ सकते हैं, टोटल आबादी कितनी, 137 करोड़ हैगी। जब फॉर्म डले थे लगभग कितना, 70 लाख फॉर्म डले थे ना। तो आप खुद सोचिए 70 लाख फॉर्म डले थे। 70 लाख फॉर्म में एक छोटे से जिले से कंपटीशन करके, मतलब हम 2-3 बंदों ने ऑल इंडिया रैंक मारी थी। तो मतलब ये मैटर नहीं करता है कि वैकेंसी कितनी है। अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है ना, तो आप छोटे से छोटे गांव कस्बे जहां भी आप बिलोंग करते हैं ना, वहां से टॉप कर जाएंगे। क्योंकि पढ़ाई बहुत मैटर करती है। आप पढ़ाई करेंगे तो ये मैटर नहीं करती वैकेंसी कितनी है। अगर 5 वैकेंसी में है ना,
आपकी पढ़ाई अच्छी है तो आप उसमें भी ले जाएंगे। और लगभग 95% होता है अपने अपने ऊपर डिपेंड होता है, कितनी अपन लोग मेहनत कर रहे हैं, कितना घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, कितना आपका पढ़ने में मन लग रहा है। बाकी 1-2% है ना, वो ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप मेहनत करोगे ना तो वो हमेशा सपोर्ट करता है। बोलते नहीं है कि अगर किसी चीज को शिद्दत से पाना चाहो ना तो सारी कायनात भी उससे मिलाने में मदद करती है। आप अपना 100% दीजिए, बाकी ऊपर वाले पे छोड़िए, वो सब देख लेगा। तो देखो, जैसा कि केतन पटेल ने बता दिया है, मतलब किस टाइप से इन्होंने पढ़ाई स्टडी की थी और मतलब क्या कैसे कैसे क्या करते थे। मतलब डिपेंड ये नहीं करेगा कि हाँ भाई वैकेंसी कम है और मतलब आप डर जाओ पहले से ही। अब देखो इन्होंने 33 रैंक मतलब लेकर आए हैं, तो आप समझ लीजिए अगर 50 वैकेंसी भी होती तब भी इनका नंबर था। अब लगा लो आप इस चीज को। और मतलब पढ़ने में ही अच्छे हैं, पर यही है बस थोड़ा इनकी गलती ये है कि पोस्ट प्रेफरेंस गलत भर दी बस। अब इनको आज दुख यही होता है ना, तो क्योंकि दिल्ली के रहने वाले आसपास, मतलब दिल्ली के आसपास इनका घर है और दिल्ली में इनको जॉब मिल जाती, एसएसएफ अगर मिलती तो इनको, और मिलती 100% एसएसएफ, क्योंकि आपको ही पता है 153 इनके नंबर हैं, वो भी 160 में से। तो मतलब काफी इन्होंने हार्ड वर्क किया है तभी इतने नंबर भी आए हैं। ना तो आपको ही पता, देखो मैंने अपने नंबर भी आपको बताए, मेरे तो 137 आए थे। मैं इतना मतलब वो नहीं था, मतलब मैं मीडियम था, ज़्यादा तेज नहीं ना ज़्यादा बेकार, मतलब सही था, एवरेज। तो यही जानकारी देनी थी। अगर और भी कोई आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना, लिख देना, उसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो मेरी जानकारी आपको कैसी लगी और केतन भाई की जानकारी कैसी लगी, और कुछ कहना चाहेंगे केतन भाई आप इनसे, बच्चों से? बस कुछ नहीं, बस एक बात बोलना चाहेंगे, जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो पोस्ट प्रेफरेंस जरूर देख लेना। इनको रात दिन यही नजर आती है बस, पोस्ट प्रेफरेंस, क्योंकि आप देखो क्योंकि बहुत आप दुख पढ़ाई होता कितना भी है। करें वो हाँ, मायने नहीं रखता है। अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस के लिए डाली तो यार गड़बड़ी हो जाएगी। फिर भी ना सही है, आज के टाइम में जॉब मिलना भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप अच्छी जॉब मिल रही है तो और अच्छी बात है ना यार। पढ़ाई कीजिए और पोस्ट प्रेफरेंस थोड़ा ध्यान दे लेना, वो बहुत जरूरी है। बस ये है, अब इनको ये है कि हाँ भाई अब जॉब मिल गई है, बात खत्म, अब जो भी है देखा जाएगा आगे को। अगर ये इसमें ही मतलब कुछ ना कुछ कर डिपार्टमेंटल सकते हैं, एग्जाम हाँ देके डिपार्टमेंट। आगे बढ़ना ही है।